उसने सोचा कि वो हिट एंड रन ड्राइवर को रोक रही थी। मैं अभी उसके पास पहुंच रही हूँ। ठीक है मैम, हम नहीं चाहते कि आप उसका पीछा करें। वो नशे में है। मैं नहीं हूँ, माफ कीजिए, लेकिन मैं बस आपको बता रही हूँ कि मैं उसका पीछा नहीं करने वाली हूँ। जब वो खुद मामला संभालती है तो इसकी कीमत जानलेवा होती है। हे भगवान, मेरी उंगली ट्रिगर पर नहीं है। क्या वह अच्छा इंसान था जो खतरनाक ड्राइवर को रोक रहा था? वो खींच रहा था और संघर्ष कर रहा था, तभी मैंने ट्रिगर पर उंगली रखी। या किसी प्यारे दादा की हत्या खुद को न्यायाधीश मानकर कर दी गई कि 7 मई 2019 को सिर्फ एक ही हमलावर था और वो था आरोपी। फीमेल क्रिमिनल्स में स्वागत है। मैं एलिजाबेथ मिलर हूं। क्लेटन काउंटी जॉर्जिया में इस हफ्ते की फीमेल क्रिमिनल हन्ना रेनी पेन से मिलते हैं। हन्ना पेन के शुरुआती जीवन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि वो हमेशा पुलिस ऑफिसर बनने का सपना देखती थीं। 2019 में 21 साल की हन्ना मेट्रो अटलांटा इलाके में रहती थीं। वो कानून से कभी नहीं उलझीं, लेकिन 7 मई 2019 को सब बदल गया। उस दिन हन्ना काम से लौटते वक्त अचानक एक कार दुर्घटना देखी। क्लेटन काउंटी 9 एक आपात स्थिति कहाँ है? जी हाँ मैम, मैं अभी फॉरेस्ट पार्क वे और क्लार्क होवेल हाईवे पर हूँ और यहाँ अभी एक दुर्घटना हुई है। मुझे यकीन है कि किसी ने पहले ही कॉल कर लिया होगा, लेकिन मैंने अभी इसे देखा है और मैं बस ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि अगर किसी ने नहीं किया तो मैंने पुलिस को कॉल कर दी है। ठीक है, क्या वे चालू थे? किस तरह के वाहन शामिल थे? ये एक लाल डॉज पिकअप ट्रक है। मुझे लगता है कि ये डकोटा है और एक ट्रेलर ट्रक भी शामिल था और लाल डकोटा ने रेड लाइट तोड़ दी थी और ट्रेलर ट्रक के साइड में जा टकराई। अधिकारियों ने बताया कि 62 वर्षीय केनेथ हेरिंग लाल पिकअप ट्रक का ड्राइवर है। डिप्टीज अभी मौके पर नहीं पहुंचे हैं। जब 1 और 9 एक कॉल आती है तो फिर से लाइन पर हन्ना पेन है। क्लेटन काउंटी 9 एक आपात स्थिति कहाँ है? जी मैम, मैं क्लार्क होवेल और फॉरेस्ट पार्क वे के चौराहे पर हूँ। मैंने लगभग 20 मिनट पहले एक एक्सीडेंट के लिए कॉल की थी और अभी तक कोई नहीं आया है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसने एक्सीडेंट किया था, जो रेड लाइट तोड़कर आया था, वो नशे में है और अब वो अपनी कार में वापस बैठ गया है और ऐसा लग रहा है कि वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। डिस्पैचर ने हना से पूछा क्या वो लाइसेंस प्लेट देख सकती है, तो हना ने कीनेथ की ट्रक का पीछा किया। वह फॉरेस्ट पार्क वे से पश्चिम की ओर जा रहा है, क्लार्क हाउस से नहीं। तो आपने टैग नंबर नहीं देखा? नहीं, मैं अभी उसके पास जा रही हूँ। ठीक है मैडम, हम सच में नहीं चाहते कि आप उसका पीछा करें। हम चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें। मैं समझती हूँ, लेकिन आप उसका पीछा मत कीजिए। मैं पूरी तरह समझती हूँ, मैं सिर्फ गाड़ी नंबर लेने जा रही हूँ। डिस्पैच हन्ना से कहता है कि वो एक्सीडेंट वाली जगह लौटे, लेकिन वो नहीं मानती। उसे लगता है केनेथ शायद नशे में गाड़ी चला रहा है। अगर आप उस जगह वापस जा सकती हैं जहां घटना हुई थी, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई अब आप लोगों के पास आ रहा है। ठीक है, वहाँ एक पुलिस अफसर है, लेकिन वो नशे में है। मैं नहीं, माफ कीजिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं उसका पीछा करती रहूंगी क्योंकि वो एक और हादसा करवा सकता है। तो मैं उसके पीछे ही रहूंगी जब तक कोई और अफसर हमारे पास नहीं आ जाता, लेकिन तब तक मैं हिलने वाली नहीं हूँ। हैना कीनेथ के पास पहुंचकर अपनी जीप से उसकी ट्रक रोक देती है। वो अभी भी 911 पर कॉल पर है जब उसका सामना करने का फैसला करती है। मैडम, उसने ट्रिगर दबाया। आपको उसका पीछा नहीं करना चाहिए था। उसने मेरी कार टक्कर मारी। आपके पास टैग नंबर है? Okay, you got the tag number. सरफराज एक पुलिस अफसर है, उन्हें अभी यहाँ बुलाओ। उसने मुझ पर हमला करने के बाद मेरी बंदूक पर ट्रिगर दबाया। पुलिस अफसरों से कहो कि वे मुड़ जाएं। 285 इंजन को ढूंढे और तुरंत यहाँ आए। मुझे जरूरत है और अब मुझे पैरामेडिक्स की जरूरत है। हैना ने डिस्पैच को बंदूक होने की जानकारी गोलीबारी तक नहीं दी। केनेथ के पेट में गोली लगती है। क्लेटन काउंटी शेरिफ ऑफिस के एक डेप्यूटी जो उस जगह जा रहे थे जहां हादसे की पहली बार रिपोर्ट हुई थी, थोड़ी ही देर बाद वहां पहुंचते हैं और वो उसे बंदूक सौंपने के लिए मजबूर करते हैं। सभी यूनिट्स अभी रुके, इमरजेंसी ट्रैफिक है। किससे गोली लगी? उसे किसने गोली मारी? ये महिला मेरी हवाई जहाज थी। हाँ, वो मुझे दे दो। क्या तुम्हारे पास कार में कोई और बंदूक है? नहीं, मेरे पास नहीं है।
हैना कहता है उसने ट्रिगर नहीं दबाया, पर चश्मदीद इससे सहमत नहीं। एम्बुलेंस मत बुलाओ भाई, तुम्हें एम्बुलेंस की जरूरत है? भाई 280 पर कॉल करो, उसे पीठ में गोली लगी है। 280 पर कॉल करो, ट्रैफिक को बुलाओ। तुमने तो मुझे बोनट के नीचे से टक्कर मार ही दी थी। सामान ले आओ, सामान ले आओ। ये 50 है। 280 पर कॉल करो मुझे 42 रिवरडेल रोड और फॉरेस्ट पार्क पर कॉल करो। मेरी उंगली ट्रिगर पर नहीं थी। मैंने कहा चुप रास्ता मैं वहाँ था, उसे वो 50 पर और वॉलकॉट को 41 पर मिला। मेरी उंगली ट्रिगर पर नहीं थी। मैं चुप हो जाऊंगा, वो भाग गई। अरे सर, क्या आप बात कर सकते हैं सर? अरे मेरी चाल है, तुम्हारी लेडी, ठीक है? तुम 50 के अंदर बाहर हो जाओगे। मैं देख रहा हूँ कि वो कार में है या नहीं, पर जवाब नहीं मिला। डिस्पैचर्स उसे ले आए हैं। उसने दरवाजा खोलने को कहा। हाँ, हमें दरवाजा कैसे खुले पता करना होगा। उसे बाहर निकालो। सही है, आदमी साफ है। कीमत हैरिंग खून से लथपथ है। एम्बुलेंस अब तक नहीं आई। नहीं ठीक है। अरे सर, क्या आप मुझसे थोड़ी बात कर सकते हैं? क्या आप बात कर सकते हैं? आपका नाम क्या है? आपको कहाँ लगी? आपको यही मिला, यही मिला। क्या आपके पास तौलिया है? नहीं सर, किसी के पास तौलिया है? इनकी नर्स कमजोर है। ये बाहर नहीं आ रहा। गोली इन्हें पेट में लगी अफसर। ये ठीक हो जाएंगे, इन्हें जिगर पे गोली लगी है। भाई इन्हें पेट में चोट है। नहीं ये पेट है। नहीं है, नहीं है। तुम्हारे पास कुछ है दबाने के लिए? तुम्हारे पास कुछ है दबाने के लिए? तौलिया, तौलिया रखो उसकी पीठ पे। मैं गनबेली उस पर नहीं डालना चाहता। ये सब अंदर ही खून बह रहा है। अरे तुम देख रहे हो ना सर, ऐसा मत करो। अगर आप उसका हाथ हिलाएंगे तो मैं उसकी कमर पकड़ लूंगा। अरे सर, मेरे साथ रहिए, ठीक है? पैरामेडिक्स मिनटों में पहुंचते हैं। डिप्टीज गोलीबारी की जांच शुरू करते हैं। क्या वो रिवॉल्वर है? नहीं, ये ऑटोमेटिक है। ये एक XV9 है, ये XV9 है स्प्रिंगफील्ड, ये 9 मिमी है। हादसे में क्या हुआ था? वैसे भी वो इस तरफ से आया था और फिर वो उस तरफ से आ रही थी। वैसे भी उसने उसे मारा और जैसे ही उसने उसे मारा तभी वो बाहर आ गई और बोली, तुम किधर बोल रहे हो? हाँ, वो बिल्कुल ठीक था। नहीं यार, हर बार वो अंदर जाती वो उसे बाहर कर देता था। वो आगे बढ़ गया। पहचानना मुश्किल था। शायद इसी कारण उसने उसे मारा, क्योंकि वह उसकी शर्ट वह सब कुछ फाड़ देता था। एक छोटी झड़प के बाद वह चौथी बार लौटी और बंदूक से 2 गोलियां चला दी। 2 गोलियां? हाँ, तो वहाँ एक और खोल का खोल था। कहानी में और भी बातें हैं। डिप्टी गहराई से जांचते हैं और नई समझ मिलती है। केनेथ को हादसे से पहले कोई चिकित्सकीय आपातकाल हो सकता था। मुझे लगता है 43 नंबर ट्रक में डायबिटिक इमरजेंसी थी। उसने एक दूसरी महिला, एक गोरी महिला को टक्कर मार दी। फिर वो अपनी कार से बाहर कूद गई और उस पर उसे टक्कर मारने के लिए परेशान करने लगी और फिर उसने उसे गोली मार दी। हाँ, जब हम वहाँ थे मैं 84 नंबर पर था और इंटरस्टेट रैंप को उस ट्रैक्टर फीडर में लगी आग के कारण ब्लॉक कर रहा था। मैंने उसे सुना। घटना मुझसे करीब 200 फीट दूर हुई। उसने बताया कि वह क्लार्क हावेल पर्ची घर जाने को तैयार थी। उसने बताया वह आदमी सिग्नल तोड़कर निकला और ट्रक से टकरा गया। उसने कहा कि वहाँ एक अधिकारी था जो वैन के साथ उसे रोकने या पकड़ने की कोशिश कर रहा था या कुछ ऐसा ही। वह वहाँ से भाग गया तो वह उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आई और उसे रोक दिया। और उसने कहा कि वो कोशिश कर रही थी। उसने कहा कि जिस ट्रक से वो टकराया था वो अभी भी वहीं है। उसने कहा कि वो पूरे समय डिस्पैच से फोन पर बात कर रही थी, उन्हें जानकारी दे रही थी और सब कुछ बता रही थी। जैसे डिस्पैच ने अभी कहा कि वहाँ कोड 43 है और ऐसी ही बातें, लेकिन फिर भी वह यहाँ आई और उसे रोक दिया। उसने उससे कहा तुम्हें वापस जाना चाहिए। उसने कहा वो अपने बाएं हाथ से इशारा कर रही थी और उसने कहा उसने उसके बाएं हाथ को पकड़ लिया और उसे जाने नहीं दिया और वो गालियां दे रहा था और उसने कहा मेरे पास मेरी बंदूक है, आप जानते हैं मेरा हथियार वगैरह है। उसने कहा तो मुझे गोली मारो, मुझे गोली मारो उसने कहा। और फिर उस पल के बाद उसने कहा कि वो उसे जाने नहीं दे रहा था और वो उसके बाहर कर रहा था और गालियां दे रहा था और उसने अपनी बंदूक निकाली और गोली चला दी। हम यहाँ से निकलने के बाद CID से मिलकर देखेंगे कि उन्हें शायद पहले से पता है। वे उस पर इंटरव्यू लेना चाहते हैं और फिर आगे कार्रवाई करेंगे। पेन अभी भी मौके पर हिरासत में है। आपातकालीन चिकित्सा दल केनेथ की जान बचाने का प्रयास कर रही है, लेकिन हर गुजरते मिनट के साथ ठीक होने की कोई भी उम्मीद कम होती जा रही है। वहाँ बहुत सारे हैं। उसकी कार में कई सुइयां और चीजें थी। शायद डायबिटीज से या इसी कारण उसने गाड़ियों को टक्कर मारी, मुझे ठीक से नहीं पता।
मेडिकल स्टाफ ने कहा उसकी हालत ठीक नहीं थी। केनेथ हैरिंग को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी घातक चोट के कारण उसे मृत घोषित कर दिया गया। दूसरी ओर हैना पेन को क्लेटन काउंटी के पूछताछ कक्ष में लाया गया। उसे उसके मिरांडा अधिकार पर कर सुनाए जाते हैं, लेकिन वो अपनी तरफ की कहानी बताना चाहती है। मैं काम से निकली थी, मैं घर जा रही थी और मैं क्लार्क होवल से होकर आ रही थी, ठीक है। फिर मैंने फॉरेस्ट पार्क वे पर बाईं ओर गाड़ी मोड़ी। मेरे दाईं ओर वाली लेन में एक सेमी ट्रक था और वह मुझसे थोड़ा आगे चौराहे में था। लाइट हमारे लिए हरी थी और अचानक एक आदमी कहीं से आकर चौराहे से गुजर गया और किस्मत से मैं मुश्किल से समय पर रुक गई, लेकिन वो सेमी ट्रक से टकरा गया। तो फिर यहाँ आप सब क्लार्क होवल पर हैं और आप फॉरेस्ट पार्क वे पर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हम फॉरेस्ट पार्क वे पर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और वो सीधे आ गया। तभी वो सीधे आ गया। जैसे 85 से रिवरडेल पर या रिवरडेल रोड से? 85 से रिवरडेल पे, ठीक है। मैं समझ गई, ठीक है। आगे बढ़ो। और जब मुझे समझ आया कि क्या हुआ है तो मैं उसके चारों ओर से घूम कर गई और फुटपाथ पर गाड़ी रोक दी और पार्क कर दी। फिर मैंने पुलिस को फोन किया। मैं बाहर निकली और देखने गई कि क्या सब ठीक है। मैं ट्रक ड्राइवर और एक पुलिस अफसर जवान से बात कर रही थी, जिन्होंने सब कुछ देखा था। और जो आदमी ट्रक चला रहा था वो बाहर निकल आया और बस इधर उधर देखने लगा, जैसे कि क्या हुआ। और उसने कहा किसी ने मुझे टक्कर मारी। हम सबने कहा नहीं, रेड लाइट तुमने तोड़ी है। हैना के अनुसार कीनेथ ट्रक से उतरकर लड़खड़ाते हुए ट्रैफिक में चले गए। करीब 20 मिनट बाद मैं सिर्फ सड़क पार कर अपने माता पिता को फोन कर रहा था, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मुझे जिंदगी का एक मौका मिला था जिसके लिए मैं तैयार नहीं था। तो मैंने अपने माता पिता को फोन किया और उन्हें बताया कि क्या हुआ था। जब मैं वहाँ खड़ा था और दोबारा फोन किया तब मुझे पता चला कि 20 मिनट से ज्यादा हो गए थे। मैंने डिस्पैच को बताया कि वो ट्रक में बैठकर इंजन को तेज तेज घुमा रहा है और लग रहा था कि जाने वाला है। तभी वो चला गया। तो मैं अपनी जीप में बैठी और उसका पीछा करने लगी और मैंने डिस्पैच को बताया कि मैं उसका पीछा कर रही हूँ और उसने मुझे कहा कि वो इसकी सलाह नहीं देती। हैना जोर देती है कि उसने केनेथ के ट्रक का पीछा सिर्फ उसकी लाइसेंस प्लेट नंबर लेने के लिए किया था। जैसे ही मैं रिवरडेल रोड पर पहुंची और हम उस मोड़ से गुजरे, मुझे उसके आगे जाने का मौका मिला। ठीक है, तो मैं उसके आगे आ गई और उसके सामने रुक गई। मैं बाहर निकली, डिस्पैच से फोन पर बात की और कहा तुम्हें रुकना और साइड में लगाना होगा। उसने पूछा तुम कौन हो? और मैंने कहा मैं कोई नहीं हूँ, लेकिन मैं पुलिस से फोन पर बात कर रही हूँ। और तभी मैं वहीं खड़ी थी और मैंने कहा हाँ, तो तुम कौन हो? तुम कौन हो? मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। मैंने कहा ठीक है, मैं बस तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हें रुकना होगा और तुम्हें साइड में लगाना होगा। और तभी मेरे हाथ में डिस्पैच मेरा फोन था और मैंने उससे कहा तुम्हें रुकना होगा। और मैं ठीक वहीं उसके दरवाजे के पास खड़ी थी उस वक्त। उसने हाथ बढ़ाकर मेरा फोन झटक दिया और कलाई पकड़ी। जब उसने मेरी कलाई पकड़ी तो हम दोनों आगे पीछे होने लगे, लड़ने लगे और तभी उसने गैस दबाई और मेरी टायर से टकरा गया। हैना का दावा है कि कीनेथ ने उसे अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। तभी उसने उसे चेतावनी दी कि उसके पास बंदूक है। और मुझे नहीं पता कि वो कुछ निकालने की कोशिश कर रहा है या नहीं। मैं उसे देखने ही रही थी। मैं तो बस खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी उससे। और मैंने उसे खुद से दूर कर दिया था, लेकिन उसने मेरी शर्ट पकड़ रखी थी और तभी उसने मेरी शर्ट फाड़ दी। वो उसे खींच रहा था, वो मैंने अंदर पहन रखी है। ठीक है, मैंने उसे कहा कि वो इसे लेकर चला जाए। मैं बस वो देखना चाहती हूँ, क्या आप किसी को बुला सकते हैं? वो उसे खींच रहा था और बार बार खींच रहा था और तभी मैंने उसे बताया। जब वो हाथ बढ़ा रहा था मैंने उसे कहा मेरे पास बंदूक है। मैंने कहा और मैं तुम्हें गोली मार दूंगी, ठीक है? और तभी मैंने बंदूक की ओर हाथ बढ़ाया और क्योंकि मैंने उसके लिए हाथ नहीं बढ़ाया था, मैंने उसे पूरे समय छुआ भी नहीं था। मैंने उसके लिए हाथ बढ़ाया, मैंने उसे बाहर निकाला और तभी उसने खींचा। जब मैं उससे दूर हटी तो वो इसलिए था क्योंकि मेरी शर्ट फट गई थी। ऐसा नहीं था कि उसने मुझे छोड़ दिया था। उस समय मैंने बंदूक निकाल ली थी। वो अब भी मेरी तरफ आ रहा था, अब भी मुझ पर चिल्ला रहा था, कह रहा था मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, जानती हो, अगर तुम्हें मुझे गोली मारनी है तो मारो, करो करो करो। तो जब उसने पकड़ा वही समय था जब मैंने नहीं, सच में मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं है कि मैंने खुद से ट्रिगर दबाने के लिए कहा हो। बस हो गया। जांचकर्ता पूछ नहीं पाते कि उसने कीनेथ का सामना बंदूक से क्यों किया। हैना कहती है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए लाई थी।
सच कहूँ तो मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं कि मैंने खुद से ट्रिगर दबाने के लिए कहा था। बस हो गया। तो फिर आपकी 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 उंगली ट्रिगर पे कैसे थी? वो हाँ, तो जब आप बंदूक पकड़े थे, हाँ, तो वो मेरे पास थी। तो वो आपके पास ट्रिगर दार्ड के अंदर थी? मैं ऐसे थी, मेरे पास ऐसे थी। शुरू में मैं इसे ऐसे पकड़े हुए थी। ठीक है। मेरे पास ये अंदर नहीं था। और वो हाथ बढ़ा रहा है, घुमा रहा है और मरोड़ रहा है, और जैसे ही वो इसे घुमा रहा है वो खींच रहा है और हम आगे पीछे हो रहे हैं। तो जाहिर है मैंने इसे सुरक्षा के लिए खरीदा था। ऐसा नहीं है कि मेरा कभी इसे इस्तेमाल करने का इरादा था, लेकिन मैं तैयार थी। मैं खुद को हर उस चीज के लिए तैयार करने की कोशिश कर रही थी जिसके लिए मुझे तैयार रहना चाहिए था। सोच रही थी कि मैं खुद को छुड़ा पाऊंगी और फिर बस आप जानते हैं उससे दूर चली जाऊंगी, और ऐसा नहीं हुआ। ठीक है। और जब वो मुझे खींच रहा था तभी मैंने अपनी उंगली ट्रिगर पर रख दी और वो खींचता ही जा रहा था। हाइना जांचकर्ताओं को अपनी कहानी दोहराती है। पहले उसने कहा कि केनेथ ने उसे पकड़ने की कोशिश की थी। अब वो जासूस को दिखाकर बताती है कि कैसे हुआ। मुझे मारो, तुम अपना फोन ऐसे पकड़ रही हो। मैं वही कर रही हूँ। हाँ, वो मेरे दाएं हाथ में था। ठीक है। हाँ, और वो यही है। ठीक है। मेरा मतलब है मुझे मत मारो, लेकिन मुझे मत मारो। तो इस हाथ से मैं उसे बता रही थी, पता है तुम्हें बस रुकना चाहिए, ठीक है? और वो बस ऐसे ही था, उसने ऐसे किया और फिर उसने मुझे पकड़ लिया। और उसने कौन सा हाथ पकड़ा? मेरा दायां हाथ, माफ कीजिए मेरा बायां हाथ। फोन नहीं, इसमें सही है। मैं समझ गया। लेकिन उसने जो किया, सच कहूँ तो मुझे नहीं पता किस हाथ से उससे पहले कैसे झपटा, लेकिन जब उसने झपटा तो वो मेरे फोन से टकराया, जिससे मेरा फोन मेरे हाथ से गिर गया और उसने उसे पकड़ लिया। उसने उसे जमीन पर गिरा दिया? जमीन पर, और इसे स्क्रीन टूट गई। अब क्या आपको लगता है कि उसने ट्रिगर दबाया या आपको लगता है कि आपने ट्रिगर दबाया? मैंने उन्हें शुरू में यही बताया था कि मुझे लगा कि उसने किया, क्योंकि मेरी उंगली ट्रिगर पर नहीं थी। मुझे डबल सेफ्टी मैकेनिज्म के बारे में पता है, इसलिए मैंने खास तौर पर अपनी उंगली ट्रिगर पर नहीं रखी थी। अब जब मैंने उसे वापस घुमाया, उसके बाद जब वो मुझे खींच रहा था और उसने झपट्टा मारा, तब भी उसका हाथ उस पर था और मेरा भी हाथ उस पर था। ठीक है। ये ज्यादा जोर जबरदस्ती की बात थी, बजाय इसके कि मैं कहूँ ठीक है अब मैं ट्रिगर दबाऊंगी। तो वो खींच रहा था और लड़ रहा था, और तभी मैंने अपनी उंगली ट्रिगर पर रखी और उसके हाथ अब भी मेरे हाथ पर थे। तो इस तरह हमारे दोनों हाथ ट्रिगर पे थे। मुझे नहीं पता कि ट्रिगर पे ट्रिगर दार्ड, ट्रिगर हाँ अंदर जैसे एक छोटा सा गोल चीज। हाँ ठीक है जी मैम। और तब मैं खींच रही थी और तभी वो चल गई। ठीक है। हैना कहती हैं कि वो आत्मरक्षा में थीं, लेकिन जांचकर्ताओं के कुछ और सवाल हैं। तो मेरी मदद करें कि मैं इसे बेहतर समझ सकूं, क्योंकि आपकी बातों से लगता है कि वो एक साथ दरवाजा, आपकी शर्ट और बंदूक पकड़ने की कोशिश कर रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि वह तीनों चीजें कैसे पकड़ सकता है। कृपया और स्पष्ट करें। तो सबसे पहली चीज जो उसने पकड़ी, उसने अपने दाएं हाथ से मेरा हाथ पकड़ा। ठीक है, अभी उसके पास बंदूक नहीं है? नहीं है, दुकान में नहीं है, मतलब वो बाहर नहीं है। सही है। ठीक है, सबसे पहले उसने आपकी शर्ट पकड़ी। आपकी शर्ट पर था? नहीं, मेरी शर्ट नहीं, उसने मेरा हाथ पकड़ा। ठीक है। उसने आपकी कलाई पकड़ी? हाँ, फिर उसने दाएं हाथ से मेरी बाईं कलाई पकड़ ली। ठीक है। तभी मैं और वो आपस में लड़ झगड़ रहे थे, मारपीट हो रही थी, और तभी वो मुझसे कह रहा था, वो बोल रहा था ठीक है मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, और वो मुझसे दूर हटते हुए, मुड़ते हुए पीछे की तरफ झुक रहा था। तो उसके बाद मैंने उसे बताया कि मेरे पास बंदूक है। ठीक है, हम फिर उसी जगह लौटते हैं जहां कलाई पकड़ी गई थी। अब आप कहां और किस स्थिति में थे? क्या आप और आपकी बाहें वाहन के अंदर थी? या उसे आपको पकड़ने खिड़की से झुकना पड़ा? उसे बाहर झुकना पड़ा, क्योंकि मेरा मतलब है मैं ठीक खिड़की पर थी, तो ऐसा नहीं था। क्या आपकी बाहें खिड़की से बाहर थी जब वो आपसे बात कर रहा था? आपका हाथ मोबाइल फोन के अलावा क्या कर रहा था? ये हाथ क्या कर रहा था? तो अगर ये खिड़की है और ये पार के अंदर है, मैं उसे बता रहा हूँ, तुम्हें रुकना होगा, क्योंकि मेरा फोन और हाथ यही है। मैं पुलिस से बात कर रही हूँ, और जब वो पहुँच रहा था। क्या वो पीछे, साइड या आगे की तरफ पहुँच रहा था? वो कहाँ पहुँच रहा था? मैंने देखा कि उसका हाथ इस तरफ गया। तो मतलब की तरफ? हाँ ठीक है, लगभग पीछे की तरफ। ठीक है, मैं समझ गया, मतलब कुछ ऐसा ही। ये पीछे भी हो सकता था, ये पीछे, नीचे या साइड में भी हो सकता था। मैं समझ गया। ये गियर शिफ्ट पर भी हो सकता था, जैसा वह अब कह रहा है। लेकिन मैं बस वो कह रहा है, जब मैंने कहा कि मेरे पास बंदूक है, तब भी वो कह रहा है मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है,
और वो हाथ बढ़ाता है। पहली बार जब उसने कहा मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, तो बस गाड़ी आगे बढ़ा दी। उस समय उसने किसी हथियार या किसी चीज के लिए हाथ नहीं बढ़ाया था, वह बस गाड़ी को आगे बढ़ा रहा था। क्या आपने कभी देखा कि उसके हाथ में क्या था? मैं नहीं देख पाया। मैं वहाँ से उसके हाथ नहीं देख सकती थी, क्योंकि हम जहाँ थे वहाँ से मुझे जैसे पीछे खींचा गया था, और मैं जिस कोण पर बैठी थी उसकी वजह से वे दिख नहीं रहे थे। सच कहूँ तो मैं ध्यान भी नहीं दे रही थी। आप समझ रही है ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? मतलब न तो कोई अंदाजा था कि कुछ खा, नहीं ये कि कुछ नहीं खा। बस 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 क्या, मैं बस यही चाहती थी कि जो भी हो मैं तैयार रहूं। हैना को लगा कुछ करना चाहिए, लेकिन जासूसों को सच जानने के लिए और जांच करनी होगी। हमें मैदान से बाहर आना है। मैं अपनी पुरानी कहानी दोहराना नहीं चाहती। अगर आप भविष्य के बारे में सोचें, अगर आप किसी के सामने गाड़ी ले आते हैं तो आपको नहीं पता कि क्या होने वाला है। आप अपना शरीर एक वाहन के रास्ते में डाल लेते हैं। आप समझ रही हैं मैं क्या कह रही हूँ? तो ये सही नहीं है। मैं समझती हूँ आप क्या कर रही थी, पर ये सही नहीं था। आपकी जान इतनी सस्ती नहीं कि कोई आपको कुचल दे। वो आपको कुचल सकता था, वो बहुत कुछ कर सकता था अलग अलग तरीके से। तो बस ये जान लीजिए कि अपनी जान को ऐसे खतरे में डालना कभी भी सही नहीं है। मुझे लगा कि ये एक ऐसी बात थी क्योंकि अगर उसने गाड़ी घुमा ली होती और वो पीछे से दौड़ती तो वो तुम्हें कुचल सकता था। क्या तुम समझती हो ये? तो ठीक है, ऐसे मामलों पर जरूर सोचो। मुझे पता है वो उस पल का जोश था, लेकिन हाँ, हम बस 1 मिनट के लिए बाहर जा रहे हैं। हन्ना का कहना है उसने आत्मरक्षा में किया, लेकिन क्लेटन काउंटी अभियोजकों ने उस पर दुर्भावना रहित हत्या का आरोप लगाया और उसे क्लेटन काउंटी जेल ले जाया गया, जहां शुरुआत में उसे बिना जमानत रखा गया। वो 31 मई 2019 को प्रारंभिक सुनवाई के लिए अदालत में जाती है। अभियोजकों ने क्लेटन काउंटी पुलिस डिटेक्टिव कियोन हेवर्ट को गवाही के लिए बुलाया, जिन्होंने बताया कि चिकित्सीय आपात स्थिति आने के बाद कीनेथ दुर्घटना स्थल से निकलते हुए प्रतीत हुए। डायबेटिक शॉक। हन्ना के वकील कहते हैं कि उन्होंने नागरिक गिरफ्तारी में आत्मरक्षा में ऐसा किया। अभियोजकों ने कहा कि जॉर्जिया कानून नागरिक को केवल तब गिरफ्तारी की इजाजत देता है जब नागरिक अपनी आंखों के सामने किसी संगीन अपराध को होते देखे। क्लेटन काउंटी की जिला अटॉर्नी ट्रेसी ग्राम लॉसन के अनुसार कीनेथ द्वारा सेमी ट्रक से टक्कर को मामूली ट्रैफिक अपराध माना गया था। सुनवाई के बाद जज विलियम एच वेस्ट ने केस को आगे बढ़ाने लायक माना और हन्ना की जमानत $1,00,000 तय की। अगर उन्हें रिहा किया जाता है तो उन्हें टखने पर मॉनिटर पहनना होगा और वो कोई भी आग्नेयास्त्र नहीं रख सकती, भले ही उनके पास छुपाकर हथियार रखने का लाइसेंस हो। हन्ना पेन ने जमानत जमा कर दी है। रिहाई के कुछ हफ्तों बाद एक ग्रैंड जूरी ने उन पर फेलनी मर्डर, मेलिस मर्डर, गंभीर हमला, अवैध बंधन और फेलनी के दौरान आग्नेयास्त्र रखने का अभियोग लगाया। ग्रैंड जूरी के अभियोग के बाद एक गिरफ्तारी वारंट पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, जिसका मतलब है कि हन्ना पेन को क्लेटन काउंटी जेल वापस जाना होगा। वो 21 जून 2019 को पुलिस के सामने पेश होती हैं और महीनों जेल में रहती हैं। 27 सितंबर 2019 को जज हन्ना पेन को $3,20,000 की जमानत मंजूर करते हैं। अक्टूबर में वो फिर से जेल से रिहा होती हैं। वो अपनी ट्रायल तक जमानत पर बाहर रहती हैं, जो दिसंबर 2023 में होती है। प्रारंभिक बयान में अभियोजक ने कहा कि हन्ना पाए ने हमलावर थीं और उनके पास केनेथ हेरिंग का पीछा करने का कारण नहीं था। 7 मई 2019 को हुड पहने हन्ना पायने ने इतनी हिम्मत दिखाई कि उन्होंने निहत्थे 62 वर्षीय केनेथ हेरिंग का पीछा किया, उन्हें घेर लिया, रोका, हमला किया, गोली मारी और उनकी हत्या कर दी, जबकि वे अपनी ही कार में बैठे थे। ये कि उन्हें उनकी ड्राइविंग पसंद नहीं आई, उन्हें उनका व्यवहार पसंद नहीं आया। फिर वो 911 ऑपरेटर को बताती हैं। उसने मेरी बंदूक की ट्रिगर दबाई और खुद को गोली मार ली। आप हिम्मत की बातें सुनेंगे। इस आदमी को अपना बताने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को गोली मारने का। हम मानते हैं कि गवाहों से सबूत मिलेंगे, वीडियो, फोटोग्राफ्स, ये सभी सबूत। अपनी शुरुआती दलील में बचाव पक्ष ने कहा कि हन्ना निर्देशों का पालन कर रही थी, क्योंकि 911 डिस्पैचर ने उसे गाड़ी का नंबर नोट करने को कहा था। ये सबसे समझदारी भरी बात नहीं थी जो आपने की। लेकिन वो जवान है। वो वहां बैठती है और उसे सुनती है। वो इस पर यकीन करती है कि उसके अंदर अभी भी अच्छाई बाकी है और वो फोन लेकर बाहर आती है। मेरे पास पुलिस फोन पर है, तुम्हें वापस वहां जाना होगा, तुम्हें यहाँ लौटना होगा।
सिर्फ ये सुनने के लिए कि इंजन तेज हुआ और ब्रेक लगाने की कोशिश की गई। और तुम 911 के कॉल में इंजन की आवाज सुनते हो, तुम घिसने की आवाज सुनते हो। अभियोजकों ने कई लोगों को गवाही देने के लिए बुलाया, जिनमें वे गवाह भी शामिल थे जिन्होंने शुरुआती हादसा देखा था, जिसमें केनेथ हेरिंग के कथित तौर पर एक बड़े ट्रक से टकराने की बात कही गई थी। क्या आपने पूरी घटना देखी थी? हाँ मैम। क्या आप बता सकती हैं कि पार्क हाईवे और फॉरेस्ट पार्कवे पर वाहन टक्कर में क्या हुआ था? जब हम उनके पास पहुंच रहे थे उस समय सिग्नल हरा था। वाहन बाएं मुड़ रहे थे और ट्रक, मुझे यकीन है, दाएं मुड़ रहा था। अचानक मैंने देखा कि एक मैरून रंग की गाड़ी आई, धड़ाम से ट्रक के साइड में टकराई। ट्रक ऊपर उठ गया और फिर रुक गया। जब मैं नीचे आ रहा था मैंने उस सज्जन को देखा, मैरून गाड़ी की आवाज़ सुनी और देखा कि वह सज्जन थोड़ा सा झुके हुए थे। यही वजह थी कि मैंने गाड़ी साइड में लगाई ताकि देख सकूं कि वो ठीक हैं या नहीं। फिर जब मैं गाड़ी से बाहर निकला तभी मैंने उस सज्जन से पूछा, क्या आप ठीक हैं? और फिर ट्रक ड्राइवर भी आ गया और फिर मैं बस यही देख रहा था कि वो सज्जन ठीक हैं या नहीं। तभी मैंने 911 पर कॉल किया। क्या आप देख रही थी कि उनके हाथ में कुछ था? उस समय नहीं, मैंने नहीं देखा। इसके बाद और क्या होता है? आखिरकार मैंने रिकॉर्डिंग के लिए फ़ोन निकाला। सच कहूँ मुझे कहने में अच्छा नहीं लगा, पर सोचा क्लेटन काउंटी में फिर वही दिन। और जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तभी मैंने गोली चलने की आवाज़ सुनी। क्या आपने उस कार के ड्राइवर और मिस पेन के बीच कोई झड़प देखी थी जहां वो खड़ी थी? हाँ। ठीक है, आपने जो देखा उसे बयान कीजिए। ये बस ऐसा लग रहा था जैसे कोई हल्का सा धक्का आगे पीछे कर रहा। जब आपने फोन पर रिकॉर्ड किया तो क्या आप बाद में उसे देख सकी? हाँ, मैंने उसी दिन मौके पर मौजूद एक अधिकारी को वो भेज दिया था। लॉ एंड क्राइम को कैमरन विलियम्स द्वारा ली गई सेलफोन वीडियो मिली है, जिसमें कैमरन हना पायने के पास से गाड़ी चलाती दिखती हैं जब वो केनेथ हेरिंग का ड्राइवर साइड की खिड़की पर सामना कर रही हैं। हे भगवान। चिकित्सा परीक्षक की गवाही के अनुसार केनेथ हेरिंग की मौत उनके पेट में लगी गोली की वजह से हुई थी। इस मामले में मौत का कारण गोली लगना है। अभियोजन पक्ष ने अपना पक्ष रखना समाप्त कर दिया। मामला बचाव पक्ष को मिलते ही हन्ना गवाही देने का फैसला करती है। मैं डिस्पैच को समझा रही हूँ कि क्या हुआ। और जैसे ही वो जा रहा था वह मुझसे पूछ रही थी, आप जानती हैं क्या मैं गाड़ी का नंबर देख पाई थी? ये महसूस करते हुए कि मैं नहीं देख पाई थी, मैं पहले ही अपनी गाड़ी के पास थी और मैं पूरी तरह से अपनी गाड़ी में बैठ गई और निकलने लगी। ठीक है। और उस समय ट्रक ड्राइवर और स्टेट ऑफिसर अभी भी सड़क पर खड़े थे और वह मुझे इशारे से बुलाने लगे जैसे मुझे अपनी ओर बुला रहे हों। ठीक है, उनके पास पहुंचने पर क्या हुआ? मैंने उनसे पूछा क्या वो सीधे गए थे और उन्होंने हाँ कहा और वह मुझे कह रहे थे, उन्होंने कहा जाओ। तो उस वक्त आपको लगा कि वे राज्य पुलिस अधिकारी हैं जो आपको टैग लेने भेज रहे हैं। 911 को पता है कि आप टैग लेने जा रहे हैं। सही है। और जब मैं अपनी गाड़ी में थी, जब वो मुझे इशारा कर रहे थे, उनके इशारे ऐसे थे जैसे वो मुझे आगे बढ़ने के लिए कह रहे हों। तो जब उन्होंने मुझे बुलाया, जब मैं उनके पास पहुंची, तभी उन्होंने मुझे जाने के लिए कहा। ठीक है, और क्या उन्होंने जाओ कहा या कुछ और कहा या नहीं? मैंने कहा ठीक है जाओ। ठीक है। मैं उसे समझा रही थी। जैसे ही हम सड़क पर जा रहे थे मैं उसे समझा रही थी कि क्या हो रहा है। और जैसा मुझे याद है उसने मुझसे फिर से पूछा, तो क्या तुम उसे ले पाई? और मैंने उसे समझाया, अभी नहीं, लेकिन मैं लेने ही वाली हूँ। और तभी उसने मुझसे कहा कि वो बस चाहती है कि मैं सुरक्षित रहूँ। मैंने उसे बताया कि मैं समझती हूँ। और मैंने कहा कि मैं पीछा नहीं कर रही थी, मैं बस उसका पीछा कर रही थी, उसके पीछे रह रही थी, उसके साथ रह रही थी, जब तक कि पुलिस अधिकारी हमारे पास नहीं आ जाते। तो मैं सही तरीके से बुनियादी रूप से उन्हें जानकारी देती रही, क्योंकि वे अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे थे। हैना गवाही देती हैं कि उन्होंने केनेथ का पीछा उन्हें दुर्घटना स्थल लौटने को कहने के लिए किया था। उनकी गवाही उनकी पुलिस पूछताछ के जैसी ही है, बस एक अहम बात को छोड़कर। उसने तुम्हें कैसे पकड़ा था? ऐसे? ये हाथ यहाँ था। हाँ
ठीक है, और दूसरी तरफ से वो तुम्हें आगे खींच रहा है। हाँ। तुमने कहा उसने तुम्हें यहाँ इसी हाथ से पकड़ा था? वो और करीब था। तो उसने तुम्हारे कंधे को पकड़ा था या वही हुआ था? जैसे ही तुमने इसे पकड़ा उसने छोड़ दिया। तो वो आया और उसने बंदूक पकड़ ली, ठीक है? अब अपनी बंदूक ऐसे पकड़ो। सही है। ठीक है, और तुम्हारी उंगली कहाँ थी? ठीक वैसे ही जैसे अभी है। और जब उसने ऐसे पकड़ा तो इससे पता चलता है कि उसकी उंगलियां ट्रिगर के ठीक ऊपर थी। सही है। क्या ये सही है? मेरा मतलब हाँ, संभव है कि उन 4 अंकों में से कोई उस ट्रिक में शामिल हो। सही है। अब आगे क्या? वो उसे खींच रहा है, वो उसे खींच रहा है, और मैं बस उस पर चिल्ला रही थी कि रुक जाओ। सोच रही थी कि अगर मैं बस वहां से निकल जाऊं तो सब खत्म हो जाएगा, शायद। क्या आप तब उससे कुछ कह रही थी? रुक जाओ। क्या आप ये जोर से कह रही थी? हाँ, बार बार। हाँ, मैं चिल्ला रही थी। और फिर क्या हुआ? जैसे ही वो उसे उस तरफ घुमा रहा था, मैं खिंचती जा रही थी और मुझे महसूस हो रहा था कि मैं कार से सटती जा रही हूँ, जैसे मेरा चेहरा दरवाजे से सटा हुआ था। और जैसे ही वो खींच रहा था तभी ट्रिगर अपने आप दब गया। और आपने वो तस्वीरें देखी जिसमें आपका हाथ थोड़ा पीछे दिख रहा था। आपका हाथ या बाजू पीछे क्यों खींचा था? जैसे ही वो चला मेरा पूरा शरीर पीछे की तरफ गिर गया, जैसे मैं लगभग गिर ही रही थी और अपना संतुलन बनाने की कोशिश कर रही थी। और मेरा हाथ इतना अंदर की तरफ मुड़ा हुआ था कि जैसे ही वो चला और मुझे छोड़ा गया तो वो अपने आप वापस आ गया। हैना अपने वकील की सीधी पूछताछ में जोर देती है कि उसकी उंगली ट्रिगर पर नहीं थी। जीरा के दौरान अभियोजन पक्ष तुरंत ये बात सामने लाता है कि उसने अपनी पूछताछ के दौरान ऐसा नहीं कहा था। और आपने ये भी कहा था कि आपका ट्रिगर दबाने का कोई इरादा नहीं था। सही है। तो जब आपने मिस्टर हैरिंग से कहा कि आप उन्हें गोली मारेंगी, क्या आप बस डराने की कोशिश कर रही थी? ऐसा नहीं है कि मैं डराने की कोशिश नहीं कर रही थी। जैसा कि मैंने समझाया, मैं सोच रही थी कि ये एक डराने का तरीका है, जैसे मैं वहाँ से निकल पाऊंगी। आपने कहा था कि आपको इस हथियार से प्रशिक्षण मिला है। हाँ। और उस प्रशिक्षण में आपने ये नहीं सीखा कि जब तक आपको उसका इस्तेमाल नहीं करना हो तब तक बंदूक नहीं निकालनी चाहिए। मैंने सीखा कि जब तक आपको उसका इस्तेमाल नहीं करना हो तब तक अपनी उंगली ट्रिगर पर नहीं रखनी चाहिए। आज आपने गवाही में कहा कि उस इंटरव्यू में आपकी उंगली ट्रिगर पर थी, सही है? मेरी उंगली ट्रिगर में नहीं, ट्रिगर गार्ड पर थी। हैना का मुकदमा सिर्फ 5 दिन चला। अब जूरी के सामने अभियोजन और बचाव की अंतिम दलीलें पेश होंगी। हमने आपके सामने ये भी बताया है कि प्रतिवादी ने दुर्भावना से मिस्टर हैरिंग की गाड़ी का अपनी जीप से पीछा किया। उसने रिवरडेल रोड पर अपनी जीप से मिस्टर हैरिंग की गाड़ी को काट दिया, उन्हें घेर लिया, उनकी आगे बढ़ने की क्षमता को रोक दिया और उन्हें वहीं रोक लिया। जब वो अपनी जीप से आक्रामक तरीके से कूदी तो तुरंत मिस्टर हैरिंग की ड्राइवर साइड के दरवाजे की तरफ दौड़ती हुई गई, चिल्लाने लगी, गालियां देने लगी और उनसे कार से बाहर निकलने की मांग करने लगी। वो कहती है उसने सुना है कि वो उसे गोली मारेगी। वो कमर से बंदूक निकालती है। वो दोनों हाथों से स्लाइड खींचती है और उसे गोली मार देती है। नाउ एक कॉल पर आपने सुना उसने कहा तुमने मेरी कार को टक्कर मारी, और वो ये बात ठीक उसी समय कहती है जब वो गोली चलाती है। युवती ने ट्रिगर दबाया, वे वही थे। वे डर कर सहम गए। वे पहले भी ऐसी स्थिति में थे। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, पीछे ले जाओ, फिक में जाओ। और वो भी उसने ट्रिगर नहीं दबाया पर तुमने क्लिक सुनी और उन्होंने नहीं देखा कि वो कितना जरूरी था। आखिरकार जब बात ट्रायल्स की आती है, जैसे कि मैंने कहा, फैसला ये एक व्यक्ति की बात है। ईमानदारी से कहूं तो जो हुआ उसकी सच्चाई जानना। जूरी ने इस मामले पर 90 मिनट तक विचार विमर्श किया, फिर उन्होंने फैसला सुनाया। पहले आरोप के संबंध में दुर्भावना से की गई हत्या के अपराध के लिए हम जूरी सदस्य आरोपी को दोषी पाते हैं। दूसरे आरोप के संबंध में
फेलोनी मर्डर के अपराध के लिए हम जूरी सदस्य आरोपी को दोषी पाते हैं। पेन की सजा का ऐलान फैसला सुनने के 3 दिन बाद होता है। सजा सुनवाई में केनेथ हैरिंग के भाई बहन मार्मिक विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट देते हैं। अब कोई क्रिसमस नहीं, अब कोई जन्मदिन नहीं, अब कोई पारिवारिक मिलन नहीं। उसके पोते पोतियां उसे नहीं जान पाएंगे। उसके 2 वयस्क बच्चे हैं। उनके पास पिता नहीं है। अब नहीं। अब मैं अपने भाई को सिर्फ तस्वीरों में ही देख पाऊंगी। जो सजा उसने उसे दी थी वही सजा मैं चाहती हूँ कि उसे भी मिले। किसी न किसी समय मेरी जिंदगी में मुझे ठीक होने के लिए वक्त लगेगा। मेरी राय में जहां तक इस मामले में निर्णय की बात है, मुझे लगता है कि कोर्ट उसे जो भी सजा दे, जो कि उम्र कैद बिना पैरोल होनी चाहिए, वो उससे भी ज्यादा की हकदार है। अभियोजन पक्ष जज से हन्ना को बिना पैरोल उम्र कैद देने की मांग करता है, जबकि बचाव पक्ष उसकी कम उम्र के कारण नरमी चाहता है। लेकिन आखिरी फैसला जज ही लेते हैं। पहले आरोप दुर्भावना से की गई हत्या के संबंध में अदालत उम्र कैद की सजा सुनाती है, जिसमें पैरोल की संभावना होगी। दूसरे आरोप फेलेनी मर्डर के संबंध में वो पहले आरोप में मिल जाएगा और कानून के अनुसार खारिज कर दिया जाता है। तीसरे आरोप गंभीर हमला के संबंध में वो पहले और दूसरे आरोप में मिल जाता है। चौथे आरोप फेलेनी मर्डर के संबंध में वो पहले आरोप में मिल जाता है और कानून के अनुसार खारिज कर दिया जाता है। पांचवें आरोप झूठी कैद के फैसले के संबंध में अदालत 8 साल की लगातार सजा सुनाती है। छठे आरोप अपराध के दौरान आग्नेयास्त्र रखने के संबंध में अदालत 5 साल की लगातार चलने वाली सजा सुनाती है। मूल सजा के साथ आरोप 7 और 8 आरोप 6 में मिल जाएंगे। तो अदालत की कुल सजा उम्र कैद है, जिसमें पैरोल की संभावना है। साथ ही झूठी कैद के लिए 8 साल की लगातार सजा और अपराध के दौरान आग्नेयास्त्र रखने के लिए 5 साल की लगातार सजा, और यही अदालत की सजा है। पेन को जॉर्जिया डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शंस को सौंपा जाता है। उनके वकील नए ट्रायल की याचिका दाखिल करते हैं। शुरुआत में निचली अदालत इसे खारिज करती है, लेकिन मार्च 2026 में अपील जॉर्जिया सुप्रीम कोर्ट में जाती है, जहां न्यायाधीश हन्ना पेन की अपील पर मौखिक दलीलें सुनते हैं। तभी पता चलता है कि क्लेटन काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस के एक अभियोजक ने ओट आदेश में गैर मौजूद AI उद्धरणों का इस्तेमाल किया। उस बड़ी गलती के कारण जॉर्जिया सुप्रीम कोर्ट को हन्ना की नई सुनवाई की मांग खारिज करने के फैसले को रद्द करना पड़ा है, जिससे निचली अदालत को अपने फैसले पर दोबारा विचार करना होगा। रिकॉर्डिंग के समय तक नई सुनवाई पर कोई फैसला नहीं हुआ था और हन्ना पेन पुलास्की स्टेट प्रिजन हॉकिंसविल जॉर्जिया में है। इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं एलिजाबेथ मिलनर हूं और हम आपको अगले हफ्ते एक और महिला अपराधी के साथ यहीं पर फिर से मिलेंगे।